चिकित्सा विभाग से आज की बड़ी खबर। प्रदेश भर में जल्द शुरू होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। कोरोना संदिग्ध रोगियों की पहचान के लिए ये टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट की शुरुआत को लेकर चिकित्सा विभाग ने शुरू की हैं तैयारियां। 13 मई को प्रदेश भर के सीएमएचओ पीएमओ का होगा प्रशिक्षण और साथ ही साथ सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सीएमएचओ पीएमओ के जरिए जारी की गई गाइडलाइन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज को बनाया गया है टेस्ट किट उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी। और हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री से बातचीत की है। क्या कुछ ये बातचीत की आपको सुनाते हैं। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कहर के बीच में सरकार के हर संभव प्रयास भी जारी है कि किसी भी तरह से इस संक्रमण को रोका जाए, इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे बात करते हैं। एक बड़ा प्रयास किया गया है, रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया जा रहा है। क्या मंशा है सरकार की? और पहले हमने इस टेस्ट को रिफ्यूज़ किया था, अब वापस दोबारा से उसी टेस्ट में वापस आ रहे हैं, तो कारण क्या है इसका? सर, सबसे पहले तो ये है कि राजस्थान में कोरोना के क्या हालात है इस वक्त, और अभी हम वापस दोबारा से रैपिड एंटीजन टेस्ट करने जा रहे हैं, क्या मंशा है उसके पीछे? देखिए, कोरोना के हालात तो अभी पूरे प्रदेश में एक्टिव केसेस 2,05,000 के करीब हैं और हमारी मृत्यु भी प्रदेश में लगभग 6,000 के करीब हुई है, जो चिंताजनक भी है। हम 5 प्रदेशों में हैं जहां सर्वाधिक संक्रमण है अभी और सर्वाधिक एक्टिव केसेस है। हमारा जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज है वो भी 8% से ज़्यादा हो गया है। सवाल ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो हमने पहले तय किया था पिछले दौर में, जो कि सर्वाधिक विश्वसनीय टेस्ट है पूरे वर्ल्ड ओवर, 70% विश्वसनीयता जिस टेस्ट की है उसका नाम आरटीपीसीआर है। और पिछले दौर में जब 3200 केसेस हाईएस्ट पीक थी, ज़्यादा मरीज नहीं थे, तब हमने भर्ती मरीजों पे एंटीजन टेस्ट भी इसका प्रयोग किया था। और इसमें जो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी पहले, इसलिए हमने मना कर दिया था, अपने आईसीएमआर को भी लिखा। लेकिन अब जब ग्रामीण क्षेत्र संक्रमित संख्या बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है, घर घर सर्वे का प्रोग्राम राज्य सरकार के द्वारा जो हमारी टीमें हैं वो कर रही है, और करीब 1,30,00,000 जो सर्वे हुए उसमें से 6 लाख ILI केसेस मिले हैं। तो 6 लाख ILI केसेस जब मिले हैं तो उनकी टेस्टिंग RT-PCR एकदम नहीं हो सकती। तभी सरकार ने निश्चय किया, हालांकि हमने RT-PCR टेस्ट की क्षमता जो है एक दिन में करने की 1,45,000 टेस्ट हम कर सकते हैं एक दिन में। 68 जगह पे हमने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में RT-PCR की फैसिलिटी बढ़ा दी। लेकिन जब हज़ारों की संख्या में रोज़ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ये फैल चुका है, घर घर सर्वे का काम हमारी टीमें कर रही है, वहाँ जो ILI केसेस आ रहे हैं, तो सरकार ने एंटीजन टेस्ट करवाने का भी निर्णय लिया है। इस टेस्ट में आधा घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर कोई फिर भी इससे नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी RT-PCR से कम है, तो उसके बाद उसका दोबारा टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम कुछ केसेस को RT-PCR के माध्यम से, पॉजिटिव केसेस को अगर अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो राज्य में मृत्यु का आंकड़ा हम रोक पाएंगे। इसी उद्देश्य से सरकार ने फैसला किया कि हम पूरे प्रदेश में CSC स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एंटीजन टेस्ट करेंगे। सर, जो कल गाइडलाइन जारी की है उसमें बताया कि भले ही चाहे हम एंटीजन टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमारी RT-PCR को रहेगी। तो क्या माने कि जो CSC लेवल से ऊपर हम जब एंटीजन टेस्ट करने जा रहे हैं, तो कितना स्कोर रखा जाएगा, कितना मतलब किस लेवल तक हम जा करके करेंगे चार्ज? नहीं, एंटीजन टेस्ट तो जब ILI केसेस मैंने कहा 6 लाख आए, ये सर्वे का काम, घर घर सर्वे का काम और मेडिसिन की किट बांटने का काम ये चलता रहेगा। तो अगर एंटीजन टेस्ट से कुछ लोग पॉजिटिव जल्दी सामने आ जाते हैं तो मृत्यु का खतरा कम किया जा सकता है। और जो लोग नेगेटिव हैं एंटीजन टेस्ट से, उनका RT-PCR करने से तो रोक ही नहीं रहा कोई। उनकी अगर फिर भी ILI सिम्टम रहते हैं
और एंटीजन टेस्ट में वो नेगेटिव आते हैं तब भी उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करा के, और ज़्यादा कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो सुविधा तो हमारे पास है ही है। एक सुविधा एडिशनल बढ़ाई है अभी। सर पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर है क्योंकि भारत पूरा जो है कोरोना से ग्रस्त है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिहाज से कोई स्ट्रेन को लेकर के हमने को बात की, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि राजस्थान में किस तरह के स्ट्रेन के केस सामने आ रहे हैं, कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि बाहर से बात आ रही है कि ट्रिपल वेरिएंट है, अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। राजस्थान को लेकर कोई स्टडी कराई है, क्योंकि एकाएक पूरा स्वरूप जो है कोरोना का बदला है। सर देखिए, देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी पूरी कंट्री में ही 10 जगह है, और हर राज्य जिसमें राजस्थान भी है नियमित रूप से अपने सैंपल्स भेजता है वहाँ जो लेबोरेटरीज़ है जहाँ पर ये जांच होती है कि ये स्ट्रेन कौन सा है। हमारी ये पेंडेंसी थी काफ़ी, अभी 2-3 दिन पहले वहाँ से रिपोर्ट आई तो राजस्थान में यूके का स्ट्रेन होना पाया गया है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। अभी मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन जारी किए हैं कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग का काम एसएमएस हॉस्पिटल में किया जाए, तो हमने युद्ध स्तर पे इसकी तैयारी शुरू कर दी है, और जल्दी ही हमारी कोशिश रहेगी कि जयपुर में भी ये जो जीन सीक्वेंसिंग का काम है ये हम प्रारंभ कर देंगे, ताकि टाइमली कौन सा स्ट्रेन है, कौन सा ट्रिपल म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट है, स्विफ्ट है या ड्रिफ्ट है, इन चीज़ों के बारे में टाइमली जानकारी मिलने पर हम ट्रीटमेंट में परिवर्तन भी कर सकते हैं और व्यक्ति को कितना खतरा है इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। तो ये सुविधा अब जयपुर में डेवलप करने की हमने निश्चय किया है, उस समय पे ये भी डेवलप करेंगे। सर राजस्थान में एक्टिव केस 2 लाख के पार पहुंच गए हैं, क्या स्थिति है संसाधनों की, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें केंद्र से आवंटन की, या चाहे बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की या टॉसिलमेब इंजेक्शन की, क्या केंद्र की तरफ से कोई कोटा बढ़ाया गया है और क्या आगे की क्या उम्मीद है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? कल विपक्षी दलों के साथ मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की थी और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कितनी लिक्विड ऑक्सीजन भारत सरकार राज्य को अभी दे रही है और कितनी हमारी डिमांड है और गैप कितना है वो विस्तार से बताया है। हकीकत ये है कि जो सप्लाई हो रही है उसमें और हमारी डिमांड में 300 मैट्रिक टन का गैप है करीब, और जो कलिंग नगर और बरनपुर से हमको दी जा रही है लिक्विड ऑक्सीजन, अब वो एक 1800 किलोमीटर है, एक 1400 किलोमीटर है, तो वहाँ टैंकर को भेज के और ऑक्सीजन मंगाना समय ज़्यादा लगता है। एक खुशी की बात ये ज़रूर है कि हजीरा से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई हमको हजीरा से जो सबसे कम दूरी पर है, वैसे तो हमारा भिवाड़ी है लेकिन उसकी कैपेसिटी 120 मैट्रिक टन पैदा करने की है, लेकिन जामनगर से हमको मिल जाए वो थोड़ा नज़दीक है, उससे भी नज़दीक हजीरा है। जितने नज़दीक पॉइंट से हमको ऑक्सीजन दे दें। आज 2:30 बजे अभी केंद्रीय चिकित्सा मंत्री के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस है मैं राजस्थान का पक्ष उसमें भी रखने वाला हूँ। अभी रेमडेसिविर का हमको सप्लाई दी है उन्होंने, टॉसिलिजुमैब की भी सप्लाई मिली है, लेकिन आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। जब पॉजिटिव केसेस पर डे 16,000, 17,000, 18,000 इस तरह से आ रहे हैं, हालांकि पिछले 2 दिनों में कल 1,000 केसेस कम हुए थे परसों, और कल 500 केसेस कम हुए हैं, लेकिन मृत्यु हमारी कल भी 166 हुई है, परसों 161 हुई है। ये मृत्यु का जो आंकड़ा है ये थम नहीं रहा। तो हमारी चिंता की यही बात है कि टाइमली हमको लिक्विड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 50-60 हज़ार से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी ने कहा, चाहे चीन से मिले, दुबई से मिले, रूस से मिले या हिंदुस्तान के वेंडर्स से मिले, हमको जितने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अभी प्रिक्योर करने खरीदो। उस पे हमारे विभाग के 3 अधिकारी IAS ऑफिसर हैं हमारे, सुबोध अग्रवाल जी, प्रीतम बी यशवंत और टीना डाबी जी, रात दिन वो भी इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, और RMSCL के द्वारा प्रिक्योरमेंट भी कर रहे हैं, दानदाता भी आ रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। राजस्थान में 200 CSC, वैसे तो 249 ब्लॉक है हमारे मेडिकली। हमने विभाग को कहा है कि उन 249 ब्लॉक पे जो CSC आती है उसको फुली इक्विप्ड करो, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रहे। भविष्य की रूपरेखा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 3rd वेव भी आने वाली है,
और थर्ड वेव में ज़्यादा हिट होंगे बच्चे। तो मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दी है, जितनी राज्य में बच्चों के पीकू है, नीकू है, एसएनसीयू है, मदर एंड चाइल्ड के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे, उसकी रूपरेखा अभी से शुरू कर देनी चाहिए। उनको एकदम हम वेल इक्विप्ड कर दें अभी पूरे स्टेट के। दूसरी चीज़, राजस्थान की जितनी सीएससी ये 249 ब्लॉक्स पे है, उनको आप कम से कम 50 बेड की जो सीएससी है उनको आप वेल इक्विप्ड कर दो, ताकि कोविड के पेशेंट्स का इलाज वहीं हो जाए, वहीं दवा पहुंच जाए, वहीं ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग जाए। और अगर और आवश्यकता महसूस करी तो ये 249 की संख्या को 350 तक भी बढ़ाया जा सकता है। सर, वैक्सीन को लेकर बात करें तो वैक्सीन जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, तो सीएम साहब ने कहा है कि विदेशों में भी संभावना तलाशी जाए और वहाँ से भी अगर ग्लोबल टेंडर की जरूरत पड़े तो वो भी करें। सर, कहीं बातचीत हुई है? क्योंकि बीच में बात आई थी कि 2-3 जगह से बात भी हुई है आपकी। देखिए, बेनिफिशरी हमारे जो 45 साल से ऊपर के लोग थे, उसके बेनिफिशरी 2 करोड़ 9 लाख थे, और हमें 10% वेस्टेज को इंक्लूड करते हुए करीब 4.5 करोड़ डोजेज की ज़रूरत थी, दोनों डोज लगाने के लिए। हमें मिली 1.5 करोड़, तो आपका उसमें भी 3 करोड़ की अभी हमें डिमांड है हमारी, जो भारत सरकार लगवा रही है 45 साल से ऊपर की। अब ये वैक्सीन कब मिलेगी, अनिश्चय की स्थिति है, क्योंकि जो 2 कंपनियां बना रही है, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए मनमोहन सिंह जी ने भी पत्र लिखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, और लोगों को लाइसेंस देके ज़्यादा लोग अगर इसका प्रोडक्शन करें तो ये वैक्सीन की डिमांड पूरी हो सकती है। वरना तो कितने महीने लगेंगे, साल लगेंगे। अगर इतने समय लग जाएगा तो भी ये सबसे बड़ा कवच कोरोना से प्रोटेक्शन का वैक्सीन है या मास्क है। मास्क के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं, कानून बना दिया हमने, लेकिन अब वैक्सीन टाइम पे नहीं आएगी, क्योंकि हमारी तैयारी है, स्टोरेज कैपेसिटी, बम्पर स्टॉक आएगा तो भी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, साइट्स हमारे पास है, ट्रेंड स्टाफ हमारे पास है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम है। सीरम इंस्टीट्यूट को हमने ये जो नया एज ग्रुप जिसको 1 मई से वैक्सीनेट करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की, 18 साल से 44 साल के बीच के एज ग्रुप के लोगों को, हमें ये एज ग्रुप 3.25 करोड़ हैं राजस्थान में, और 2 डोज मिला के, वेस्टेज मिला के 7 करोड़ हो जाती है डोज। अब 7 करोड़ डोज कितने दिनों में देंगे ये? अगर टाइमली वो डोज नहीं आई तो फिर इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हमने 3 करोड़ 75 लाख का उनको ऑर्डर दिया, अब वो लाखों में सप्लाई कर रहे हैं। लाखों में आप सप्लाई करोगे तो इतने बड़े तबके को आप वैक्सीनेट टाइमली नहीं कर पाओगे। कई जगह दूसरा डोज लगना है तो वो भी टाइम पे लग जाए, जो 45 साल से ऊपर के हैं। तो अवेलेबिलिटी जो है उसकी दिक्कत है। हालांकि कोवैक्सीन में महंगी है, फिर भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हम कोवैक्सीन के ऑर्डर दे दें। हमने ऑर्डर दिया भी है, 2-2.5 लाख जो वैक्सीन है उनका। पैसे की दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कहा ग्लोबल टेंडर करने के, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हमारे अधिकारी लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। सर, अभी तक किसी से बात हुई है, किसी देश से या किसी वैक्सीन निर्माता कंपनी से, इस बारे में कि विदेश से कहीं से वैक्सीन लगाई है? अधिकारियों को अभी 2 दिन पहले ही कहा गया है, तो इसकी संभावनाएं तलाश की जा रही है कि हमको बल्क में वैक्सीन कहाँ से मिल सकता है। इस बात के लिए 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसके प्रयास जारी हैं। जब भी कोई सफलता मिलेगी तो हम आपसे शेयर करेंगे उसको। सर, एक अंतिम सवाल है। कल सीएम साहब ने कहा है कि हेल्पलाइन नंबर 1 होगा और उससे हर व्यक्ति को राहत मिलनी चाहिए, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, और साथ में ये भी कहा कि जो एम्बुलेंस है उसकी सेवा बिल्कुल मुफ्त मिलनी चाहिए। तो ये तमाम तरह की तैयारियों को लेकर विभाग कितना तैयार है और फील्ड में क्या निर्देश दिए गए? क्योंकि साफ कहा है सीएम साहब ने कल कि किसी भी मरीज को रिफ्यूज़ल नहीं किया जाए। देखिए, सरकार नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी पे काम करेगी, ये है हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। हमारे पास जो भी भर्ती होने आएगा उसको भर्ती करेंगे हम, और उसके लिए हमने कहा कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रिक्योर किए जा रहे हैं, आने भी लग गए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करने का काम किया जा रहा है। वेंटिलेटर्स की जहाँ तक सवाल है, वेंटिलेटर्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं अभी,
और प्रिक्योरमेंट करना होगा वो भी कर लेंगे। सवाल ये कि हमारे अस्पतालों में आने वाले किसी मरीज को हम रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उसी की तैयारी तो है। ये जो डायरेक्शंस जारी किए हैं 249 ब्लॉक्स में जो CSCs हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पहुँचाने की, बेड्स तैयार करने की, वहाँ इंजेक्शन पहुँचाने की, सारी चीज़ों की कवायद जो हो रही है वो मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन के आधार पर ही हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि CSC मजबूत होगी, वहाँ कोविड का उपचार होगा तो जिले पे प्रेशर कम आएगा, प्रदेश पे प्रेशर कम आएगा और राज्य के लोगों को नज़दीकी इलाज की सुविधा मिलेगी। एंटीजन टेस्ट हम कर ही रहे हैं, RT-PCR टेस्ट भी कर रहे हैं, दोनों तरह के टेस्ट कर रहे हैं। इलाज की सुविधा में कोई कमी नहीं रखेंगे। एम्बुलेंस के बारे में 104 हो, 108 हो, हमारी बेस एम्बुलेंस हो, या किराया करना पड़े तो किराया कर ले, लेकिन मरीज को लाने और मरीज को छोड़ने और उसके फ्यूनरल की व्यवस्था, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है वो भी सरकारी स्तर पे हो। ये तमाम डायरेक्शन हर रोज़ रिव्यू मीटिंग में दिए जाते हैं। सर, ग्रामीण इलाकों में कोरोना का जो कहर हो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो ऐसे में एंटीजन की शुरुआत भी कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं, CSC को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ये लड़ाई जो अस्पतालों के बजाय फील्ड की हो गई है, तो ऐसे में लोगों से, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से? देखिए, जब भी महामारी का दौर आता है, विशेषज्ञ लोग ये बोलते हैं कि महामारी से लड़ाई अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती, ये तो मैदान में लड़ी जाती है। जितना आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करोगे, चेहरे पे मास्क लगाओगे, बार बार हाथ धोओगे, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलोगे, एक अनुशासन का परिचय, क्योंकि हर आदमी की ज़िंदगी आज खतरे के निशान पे है। अगर आप इस संक्रमण से बचना चाहते हो तो राज्य सरकार जो बार बार अपील कर रही है, मुख्यमंत्री जी जो बार बार अपील कर रहे हैं, उसकी अनुशासन की पालना सुनिश्चित आम व्यक्ति को करनी पड़ेगी। और जो विलेज कमेटी है राज्य सरकार ने बनाई है, उसको भी हिदायत दी गई है कि आप अपने यहाँ सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटी डेवलप करो, पॉजिटिव केसेस को आइसोलेशन में रखो, उनके मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करो। और सबसे बड़ी चीज़ है, परसों राजस्थान के तमाम जिला प्रमुख, प्रधान, उप जिला प्रमुख, उप प्रधान, हमारे सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर, सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस की है मुख्यमंत्री जी ने, और इसीलिए की है कि उनकी जागरूकता, उनकी सजगता, एक तो उनको पैसा दे दिया गया पंचायत राज विभाग के द्वारा ताकि वो वहाँ स्कूल में सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटी डेवलप करें, जो उन क्वारंटीन फैसिलिटी में रह रहे हैं उनके खाने की, पीने की, चाय की सब व्यवस्था वहाँ कर सकते हैं। तो जिनके घरों में कम जगह है और जो लोग आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो सरकारी व्यवस्था डेवलप कर दो। पिछली बार भी किया था हमने ये। तो विलेज कमेटी गांव से लोगों की आवाजाही रोके, घरों से बाहर निकलने पे प्रतिबंध रखे जब तक लॉकडाउन लगा है, क्योंकि ये चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार चेन टूटेगी, जो एक्टिव केस 2 लाख से ऊपर हो गए, तो जितने भी संसाधन आप बढ़ाओगे, क्योंकि 1 साल में जितने संसाधन हमने बढ़ाए हैं उसमें कोई कमी नहीं रखी संसाधन बढ़ाने में, लेकिन कितने भी संसाधन बढ़ा लो, 8 करोड़ के प्रदेश में अगर सब संक्रमित हो जाएंगे तो ये जितने बढ़े हुए संसाधन हैं ये भी कम पड़ेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है निज पर शासन, फिर अनुशासन। और ये विलेज कमेटी जब स्ट्रांग तरीके से, मजबूती से काम करेगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि चिंता की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये जो संक्रमण फैला है इससे हमारी चिंता बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सामने है सबके, हमने बढ़ाया है जो, और बढ़ा देंगे, लेकिन इस चैन को तोड़ने के लिए अब हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा। तो ये थे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो ग्रामीण इलाकों की बात करें, चाहे शहरी इलाकों की बात करें, चाहे वो अस्पतालों को सुदृढ़ करने की बात करें। लेकिन फिर भी अब सब कुछ डिपेंड करता है लोगों की जागरूकता पर। अगर लोग जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना की संक्रमण की चैन जो है वो जरूर टूटेगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।